अब हम भारत के संसदीय कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं को 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ पूर्व अनुभव था। इससे यह पता चला कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील भी हो और साथ ही उत्तरदायी भी हो। तो संसदीय कार्यपालिका की जगह हमारे पास एक और विकल्प था और वह था अध्यक्षात्मक सरकार का। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत भी मानती है। इसलिए अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि व्यक्ति पूजा का महत्व बढ़ जाएगा। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही उसमें व्यक्ति पूजा पर भी अंकुश लगे। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के इन शक्तियों का प्रयोग करता है। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है तो उनका निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं करता, बल्कि हमारे द्वारा निर्वाचित विधायक और सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। जहां तक राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का सवाल है, केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है और महाभियोग भी केवल तभी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन किया गया हो। राष्ट्रपति की शक्ति और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी होते हैं। आप संविधान के अनुच्छेद 74(1) को अगर आप देखें तो उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। साथ में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तविक कार्यकारी प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राष्ट्रपति को बहुत सारे विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। जैसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह उनका विशेषाधिकार है।
और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उन्हें उपलब्ध करवाएं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। यह भी उनका विशेषाधिकार है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य विशेष अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहला अवसर तब होता है जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से उसमें कुछ कमियां हैं या जो फैसला उसके पास भेजा गया है वह देश के हित में नहीं है, तो वह हमेशा पुनर्विचार के लिए इसे वापस कर सकता है। दूसरी स्थिति ऐसी होती है जिसमें राष्ट्रपति अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। राष्ट्रपति अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग धन विधेयकों को छोड़कर संसद द्वारा पारित अन्य सभी विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है या उस पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की वीटो की जो यह शक्ति है वह काफी सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को यदि दोबारा पारित कर दे जो पहले राष्ट्रपति के पास भेजा गया था और उसी रूप में वह पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई उपाय नहीं बचता, बल्कि उस पर उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ती है। फिर भी संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। वो जब तक चाहे तब तक अपने पास उस विधेयक को लंबित रख सकता है और जब भी चाहे उसे वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसलिए इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तीसरी स्थिति तब बनती है जब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः नियम तो यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। यदि गठबंधन बनाने का प्रयास हो तो 2 या 3 नेता सामने आ जाएं और यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और वह प्रधानमंत्री बनाए जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना होता है कि किस नेता के पास बहुमत हो सकता है और कौन सरकार बना सकता है। 1989 के बाद भारत में कई सारे राजनीतिक परिवर्तन देखे गए, जिस कारण से राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया। 1989 से 1998 तक 4 संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या किसी दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें, सरकार का गठन कराएं या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने की स्थिति में उसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर दिया जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान होता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है? संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो
और जो सांस्कृतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके।